आराम से बैठिए, फिर बताइए किसने शादी तोड़ दी आपकी? वो जादू के चिराग ने। जादू के चिराग ने आपकी शादी तोड़ दी? वो चिराग के जिन ने कहा था मेरी एक जरूरी इच्छा पूरी करे। मैंने सब कुछ किया जो जिन ने कहा, लेकिन उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। जादू के चिराग ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की? कौन सी इच्छा? मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैं चाहती थी वो औरत उनकी जिंदगी से निकल जाए। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। इंसान को अभिमान है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। हम एक के बाद एक आविष्कार किए जा रहे हैं, दुनिया ब्रह्मांड को समझ रहे हैं हम, लेकिन शायद इंसानी बुद्धि को समझना इतना आसान नहीं है। हम रॉकेट्स को चांद तक पहुंचाने के रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन इंसान को क्राइम करने से कैसे रोके, अब तक इस बात का कोई रास्ता ही नहीं निकाल पाया। हर रोज अखबार में एक ना एक खबर होती है कि कभी किसी ने लालच में, किसी ने गुस्से में क्राइम कर दिया। और आप जानते हैं क्राइम्स की तादाद कुछ इस तरह बढ़ चुकी है कि आज हमें अजीब भी नहीं लगता इनके बारे में सुन के, हम आदी हो चुके हैं शायद। लेकिन खैर, आज की क्राइम की कहानी है हैरत अंगेज करने वाली, क्योंकि ये इंसान की मानसिक क्षमता को चुनौती देती है। जिन और जादू की कहानियां हमने हमेशा सुनी है ना, लेकिन अगर जिंदगी के असल मकसद को पूरा करने के लिए कोई इंसान जादू के भरोसे बैठ जाए तो ये हमारी बुद्धि के बारे में क्या दर्शाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं मान नहीं सकता। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सच में। तुम ऋषि, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, निकल यहाँ से। भाभी, भाभी, शर्म नहीं आती तुझे? भाभी, हाउ डेयर यू! तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, और तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। भाभी, निकलो हमारे घर से, निकलो। तो हम छोड़ेंगे नहीं प्रीति। वेट एंड वॉच। क्या भाभी, क्या? कोशिश नहीं कर रही हो कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? पहले तो ये लड़की उस लड़के से बाहर मिला करती थी, अब वो लफंगा ऋषि इस घर में आने लगा है। एक तो इस घर के हालात ऐसे हैं, पूरा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। तुम्हारी वजह से हर दिन एक नई आफत खड़ी होती है इस घर के अंदर। तो हमारी लाइफ में हम कुछ भी करें, आपको क्या करना है उससे? निक्की चुप कर। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? ये मैंने सिखाया तुझे? हाँ, आप तो रहने दीजिए। और भाभी, हमने आपसे मना किया था ना रूम में आने से। सुन रहे हैं आप? मैं इसके रूम में जा नहीं सकती, लेकिन वो लफंगा ऋषि इसके रूम में जा सकता है। यस राइट, ऋषि लफंगा है क्योंकि आपके और ऋषि की फैमिली में बिजनेस राइवलरी है। वो आपके मायके का मैटर है, तो मैं क्यों डील करूं? निक्की, ऐसी बात नहीं है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दी, आपकी वजह से ना अगर मेरा और ऋषि का रिश्ता टूटा ना तो बहुत बुरा होगा। सच में बहुत बुरा होगा। निक्की, तुम्हारे कपड़ों से फिर लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है आशीष। तंग आ चुकी हूं मैं। तंग तो मैं आ चुका हूं। तुम्हारे इस चेक करने के तरीके से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या होता है लेडीज परफ्यूम? ये जो तुम टीवी देखते हो ना, यहां से निकल के तुम्हारे दिमाग में घुस के बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो तुम्हारे फोन में मैसेजेस हैं उसका क्या? कैसे कैसे तरह के चैटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं तुमने, सब पता है मुझे। तुम्हें वो फोन क्यों छुआ? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मैं सिर्फ चैट करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ऑफिस में जो थक जाता हूँ ना काम कर करके, कुछ लोगों से बातें करता हूँ बस। लोगों से नहीं, सिर्फ लड़कियों से बात करते हो तुम। तो तुम्हारे साथ बात करके मत कौन मानेगा? और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेदार हो। काफी
कब से ढूंढ रहे हैं, एक ढंग का प्रोफाइल नहीं मिला। अरे क्या हो गया आजकल की औरतों को, सोशल मीडिया पे बिंदी चूड़ियां इन सब की फोटो लगा। अरे तो इतनी जल्दी क्या है शरद, हमें अभी एक क्लाइंट निपटाई है और एक और क्लाइंट है ना हमारे पास, बस ब्रेक ले ले। तुमसे पूछा हमने, पूछा तुमसे हमने, जितना बोला जाए उतना ही किया करो। मुझे उससे मिलना है। पहले एक काम करो, ये लो, पहले ये पियो। ये हर बार करना जरूरी है क्या? ये तो प्रोटोकॉल है, जिनका नियम, इसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो और अब ये पियो आराम से। संभाल के, संभाल। सुमन, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, देखो चिराग तुम्हें बुला रहा है। तैयार हो? फिर आ गई तू, क्या चाहिए तुझे? घर पे लड़ाइयां बंद ही नहीं हो रही हैं। आपने कहा था मेरे पति का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबूत देने के बाद भी। मुझे साथ जाना होगा, मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं पैसे दे दूंगी। ओम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो आप हाथ मुंह धोकर आओ, हम खाना लगाते हैं। उठो बाबा, उठो, जल्दी आना। कौन हो तुम? बहुत नाटक हो गया तेरा। अगर अभी पैसा नहीं मिला ना तो तेरा दिल, गुर्दा, कलेजा सब बेच खाएंगे बिलाल भाई। बिलाल भाई का पैसा है, कोई नहीं रख पाया, तू भी नहीं रख पाएगा, समझा बे? पैसा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये लोग? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है ऑफिस के अंदर, छोड़ोगे? क्या बदतमीजी कर रहे हो? भाभी जी को देख रहे हो? एकदम पटाखा लग रही है। बकवास बंद करो। पैसे वसूलने के और भी तरीके हमको मिल गए, खुश रहो। कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बात करता हूँ जगन भाई, जगन भाई मैं पैसे लौटा दूंगा, इसी हफ्ते में लौटा दूंगा। आप बिलाल भाई को बोल दो अभी आप जाओ यहाँ से, मैं आज छोड़ता हूँ। क्या था ये सब? गलत आदमी से पैसे ले ली प्रीति, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कुछ नहीं होगा। वो बाबा जी ना, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बाबा जी लगा रखा है तुमने? कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग ढकोसले होते हैं। बाबा ठीक कर देंगे। तुम्हारे नाम 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी, याद है तुम्हें? तुम उसके पेपर निकालो, कल के कल बैंक जाकर कैंसिल करो, पैसे निकालो। अरे 25 लाख रुपए इनके मुंह पे मारेंगे तो 1 महीना जीने तो देंगे ये लोग हमें। हे भगवान, कहाँ गए ये लोग? अब मैं क्या करूंगी? हेलो, तुम
बैठिए। ये लो, ये गोली ले लो, इससे चक्कर बंद हो जाएंगे। हाँ लो। और अब बताओ क्या करना है? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? अब देखो, जिन तो अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। लेकिन तुम बोलो तो ठीक है, हम जिन को मना कर देते हैं। नहीं नहीं, रुको। ये गहने और पैसे हैं, बाकी के बचे हुए पैसे मैं आपको जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उस पर अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया? ठीक है, मुझे बस वो औरत मेरे पति की जिंदगी से बाहर चाहिए। हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी, लेकिन कब तक सब ठीक होगा? वो जिन कब मिलेगा मुझे? आज रात को तुम्हें चिराग मिल जाएगा और फिर तुम बन जाओगी जिन की आत्मा। फिर तुम जैसा चाहोगी जिन बिल्कुल वैसा ही करेगा। जिन ने तुम्हें अपना आका चुना है। बेटा प्रीति का कहीं कुछ पता चला? माँ बहुत सारे लोगों को कॉल करके देख लिया, यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। फोन भी तो बंद आ रहा है उसका। हे भगवान, हम क्या करें? ऐसा तो कभी नहीं करती। बेटा हमको लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? चलो माँ। चल बेटा। सर ये प्रीति है, हमारी वाइफ। आपने प्रीति को आखिरी बार कब देखा था? सर आज दोपहर में वो हमारे ऑफिस लंच लेकर आई थी, हमने साथ में लंच किया, कुछ वक्त साथ बिताया, उसके बाद वो घर के लिए निकल गई। कितने बजे गई? तकरीबन 4 बजे होंगे। अच्छा, और उसके बाद ना वो घर आई ना उनका कॉल आया? नहीं सर, हमको लगा कि वो उनके साथ ही घर वापस आएगी। 5 बजे हम कीर्तन में चले गए, जब कीर्तन से आए 7 बजे तब तक वो घर पर वापस नहीं आई थी। फिर हम उनको फोन किए। सर माँ का फोन आते ही हम उसे ढूंढने निकल गए, कई जगह पर हमने कॉल भी किए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल किया? सर जो नंबर हमारे पास थे उन पर हमने कॉल कर लिया, बाकी सबके नंबर तो हमारे पास नहीं है। पूजा, ये प्रीति का नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उसका फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर। ओम जी, आपका या आपकी पत्नी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, हमारा किसी से क्यों झगड़ा होगा, बहुत ही सिंपल सी फैमिली है हमारी सर, झगड़ा वगैरह हमारा किसी से नहीं हुआ। अब बिजनेस क्या करो? सर लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस है हमारी। और घर में कौन कौन है? सर हम 4 लोग हैं, माँ, प्रीति और हमारी एक छोटी बहन है निकी। फिलहाल निकी घर पे है ताकि अगर प्रीति आ जाए तो हमें खबर कर सके सर। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, हम सर्च करेंगे और अपने ऑफिस का एड्रेस लिखवाते जाइएगा। सर हमारी बहू मिल तो जाएगी ना? आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करेंगे। शर्मा, जरा फैमिली का बैकग्राउंड चेक करो, देखो कोई ऐसी बात है क्या जो इन्होंने हमें नहीं बताई। साथ ही ये प्रीति, इसकी सीडीआर निकालो और ये ओम के ऑफिस के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। चलो। आज नहीं, आज हम बहुत थके हुए हैं। शर्मा, प्रीति का कुछ पता चला? जी सर, ये देखिए, उसके पति के ऑफिस के शॉप में सीसीटीवी कैमरा मिला। सर फुटेज देखिए। सर वो ऑफिस से निकली और उसने ऑटो ले लिया, इसे हमने ट्रेस किया सी ब्लॉक से दुर्गापुर की तरफ। ये जो ऑटो वाला है इससे जो पूछा? सर एक सेकंड। हेलो, महावीरपुर पुलिस स्टेशन। हाँ, हमने फोटो सर्कुलेट की थी प्रीति गोयल की। कहाँ पर? हमें लोकेशन भेजिए। सर कंट्रोल रूम से फोन था, प्रीति गोयल की डेड बॉडी मिली है सहारनपुर बाईपास के पास की झाड़ियों में। चलो। इधर है। सर आसपास का पूरा एरिया चेक किया, प्रीति का फोन, आईडी कार्ड, पर्स कुछ भी नहीं है।
इसने भी ये किया है, सब कुछ अपने साथ ले गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। और उसकी पहचान मिटाने के लिए ही इसे जलाया गया है। लेकिन पूरी तरह से जली नहीं, पेट्रोल डीजल जो कुछ भी इस्तेमाल किया था शायद कम पड़ गया हो सकता है, कई बार क्रिमिनल जैसा चाहता है वैसा होता भी नहीं। जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी कैमरा है या किसी ने कुछ देखा हो, कोई एलिबाई, और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। मैं जानता हूं सर ये सब किसने किया। जगन और अली ने। बिलाल भाई के गुंडे हैं ये लोग। कुछ दिन पहले ऑफिस में मुझे और प्रीति को धमकाने भी आए थे। और ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैंने बिलाल भाई से 80 लाख रुपए लिए थे। इलीगल बैटिंग में हम दोनों शामिल थे, लेकिन ये सब नहीं सोचा था मैंने। हमने तो खुद प्रीति से कहा था कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे विड्रॉल करके बिलाल भाई को दे। हमने कहा था बिलाल भाई से कि हम इस हफ्ते में पैसे दे देंगे, लेकिन वो जगन और अली दोनों के नंबर और एड्रेस दीजिए। सर, इन दोनों के नंबर नहीं है। बिलाल भाई का नंबर है, मैं दे सकता हूँ। दीजिए। आपकी बेटी नहीं है? सर, वो बच्ची है, इसलिए उसे यहाँ लाना हमको उचित नहीं लगा। शर्मा, जिस ऑटो में प्रीति गई थी जरा से फॉलो करो। साहब, हमने उन्हें मोतीनगर बस अड्डे तक ही छोड़ा था। वहां से आगे थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मैडम पैदल ही निकल गए। वहां से कहाँ गई है अभी? रोहिणी, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। शशांक हमें बहुत मारते हैं, ये देखो, और हम उनके पास वापस नहीं जाना चाहते। रोहिणी, नहीं, तुम्हें अब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम है ना, हम सबक सिखाएंगे उसे। हम जैसा कहते हैं बस वैसा करती चली जा। देखना, हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब रोना बंद करो। ये रजिस्टर में एंट्री कर देना। सर, पता चल गया प्रीति कहाँ गई थी। वो उस दिन मोतीनगर गई थी अपनी दोस्त कंचन के पास, और प्रीति का आखिरी कॉल कंचन को ही था। बुलाओ सर। हाँ सर, प्रीति ने हमें कॉल किया था, वो हमसे मिलने भी आई थी। बहुत परेशान लग रही थी सर, उसको कुछ पैसे उधार चाहिए थे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे सर। कितने पैसे मांगे थे उसने? सर 25 लाख। सर, कंचन साहब झूठ बोल रही है आपसे। प्रीति क्यों भला उससे पैसे मांगेगी? आप खुद ही सोचिए, मैंने प्रीति से कहा था कि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवाए और विड्रॉ करके पैसा निकाल ले। मतलब ही नहीं होता पैसे मांगने का। तो सर, एक मिनट, हमसे प्रीति ने कहा था कि कंचन ने उससे पैसे मांगे थे। कंचन को पैसों की जरूरत थी और वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन हम तो खुद कर्जे में फंसे हुए थे, हम कहां से मदद करते? आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करके वो पैसे कंचन को दिए होंगे? यस, इसीलिए प्रीति गई थी कंचन के घर पैसे मांगने, वरना आप ही सोचिए वो जाती क्यों। आशीष, तुम्हारी कॉफी रेडी है। हाँ, रख दो, मैं नहा के पी लूंगा। सर, मैंने कंचन का एड्रेस लिया और उसके एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकाला। सर, ये देखिए। सर, ये प्रीति कंचन के घर से निकलती है, और सर ये बाइकर देखिए। अरे, ये तो प्रीति को घसीटते हुए कहीं लेके जा रहा है। हेलमेट पहना, शक्ल भी नहीं दिख रही है, बाइक का नंबर भी नहीं। पता चला है कौन है? नहीं सर, पता लगा रहे। सर, मैंने प्रीति और ओम के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड सब चेक किए। जैसे ओम ने बताया था, उसका कुरियर कंपनी ठीक से चल नहीं रहा, काफी कर्जे में था। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस पॉलिसी के बारे में ओम ने बताया था, प्रीति ने वो पॉलिसी एक हफ्ते पहले विड्रॉ कर ली थी। क्या? एक हफ्ते पहले? लेकिन ओम ने तो हमसे कहा था कि उसने पत्नी को कहा है कि वो पॉलिसी विड्रॉ करे। सर, उसने प्रीति को 24 तारीख को विड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन उसने 17 तारीख को विड्रॉ किया। हाँ, एक हफ्ते पहले। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रीति ने बिना ओम को बताया वो विड्रॉ कर लिया हो कंचन को देने के लिए। सर, ये भी हो सकता है कि ओम ने पैसे बिलाल को एक हफ्ते पहले ही दिए थे, लेकिन बाकी के पैसों के लिए उसने प्रीति को। और जब प्रीति नहीं मानी तो उन्होंने प्रीति को, ओम को जो 2 आदमी धमकाने आए थे उनका कुछ पता चला? नहीं सर, वो दोनों अंडरग्राउंड खबरियों को काम पे लगा दिया। ये ओम और उसकी फैमिली की सीडीआर? तो ओम के सारे कॉल बिजनेस कॉल्स।
निकी के कॉल उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को, बस उसके सास के कॉल देखो उसमें कुछ सस्पिशियस नजर नहीं है। ये जल्दी से बाइकर का पता करो, हो ना हो ये बिलाल का ही आदमी। सर, लत किसी चीज की ठीक नहीं होती, अच्छे खासे वक्त को खराब कर देती है, और अगर वक्त पहले ही खराब हो तो आपको गुर्बत मिली जाती है। उनका बिजनेस पहले ही घाटे में जा रहा था, उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स बेटिंग की लत के चलते उसने 80 लाख रुपए एक गलत व्यक्ति से उधार ले लिए। सोचिए ऐसा आदमी कितना डेस्परेट होगा, इनफैक्ट कुछ भी करने के लिए उतारू होगा वो। एक तरफ ओम की आर्थिक हालत के चलते प्रीति की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ सुमन अपनी बेअकली के कारण फंसती चली जा रही थी और आगे चल के वो एक बहुत बड़ी क्राइम का हिस्सा बनने वाली थी। नई क्लाइंट थी ना, क्या नाम था उसका, उपासना मिश्रा। उसका तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमने बात की उससे, दोस्ती बढ़ाई, पति से परेशान है, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, बोली कि पति से माफी मांग ली। क्या बहुत टाइम वेस्ट किया ना तुमने उसको। हमने क्या किया है अब, और ऐसा नहीं है कि वो चली गई है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसे पटाने की, और अगर नहीं मिलती तो कोई दूसरी क्लाइंट ढूंढ लेंगे। जो करना है जल्दी करो, ज्यादा टाइम पास मत करो, ये तुम औरतों की आदत होती है। 2 औरतें मिली नहीं कि चक चक शुरू। तो आपने उस औरत को मरवाने के लिए पैसे दिए थे? नहीं नहीं सर, मैंने तो चिराग के लिए पैसे दिए थे। वो चिराग के जिन ने कहा था उसके जादू से मेरे पति उस औरत को भूल जाएंगे। 25 लाख दिए थे सर मैंने इसके लिए उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे चिराग नहीं दिया और जिन ने अपना काम भी नहीं किया। मेरे पति अभी भी उस औरत के साथ है, मैंने खुद देखा। आपने चिराग के लिए 25 लाख रुपए दे दिए? पूरी बात जरा डिटेल से बताइए। घर पे लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। देखो जिन अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। ये गहने और पैसे हैं। ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे जिन चिराग ऐसी बातों में फंस जाते हैं। सर जब आपको खुद का पति धोखा दे रहा हो तो सब कुछ बेचकर पैसे दिए थे मैंने उन्हें सर। आप उनकी डिटेल्स दीजिए, नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है और एड्रेस मुझे नहीं पता। उनकी शक्ल तो देखी है ना आपने? जी। स्केच बनवा सकती हूँ? सर कंचन के बैंक डिटेल चेक किए, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग तो एक कॉर्पोरेट कंपनी ने की। सब प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसका स्कल फ्रैक्चर, सर बॉडी जलने की वजह से बाकी डिटेल्स नहीं मिले, और उसकी मौत शाम के 6 से 8 बजे के बीच हुई। 6 बजे से 8 बजे के बीच, और हमने देखा लगभग 5:30 बजे प्रीति कंचन के घर से निकली थी और उसके बाद उस बाइकर ने उसे असॉल्ट किया था। करेक्ट। ये कंट्रोल रूम से हमें फोन कितने बजे आया था बॉडी मिलने का? सर सुबह 7 बजे के आसपास। सुबह 7 बजे। इसका मतलब प्रीति की बॉडी को जलाने के बाद उनके पास शर्त या पेट्रोल कम पड़ा होगा, जो उन्होंने आसपास के ही किसी पेट्रोल पंप से भराया होगा। शर्मा, एक काम करो, रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का टाइम फ्रेम लो, और जहां प्रीति की बॉडी मिली थी वहां के आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है वहां चेक करो कि किस किस गाड़ी ने पेट्रोल भरवाया था। जी सर। हेलो, ग्रेट। सब बिलाल के बंदे पकड़े गए, लेके आओ उन्हें। धमकी देने का बहुत शौक है तुम लोगों को, बहुत अच्छा करियर है। साहब हम लोग बिलाल भाई के लिए काम करते हैं। वो साहब वो मेरा, उसने बिलाल भाई से 80 लाख रुपया कर्ज लिया था। हाँ साहब, पैसे नहीं दे रहा था तो इसके लिए धमकाना पड़ा साहब। कर्ज जब ओम ने लिया था, आप उसकी बीवी के तो बस ऐसे ही बोल दिए थे हम लोग। वही बोल दिया था। जरा वो वीडियो दिखाओ, देखो।
साहब ये हम लोग नहीं है साहब। तो फिर कौन है? हाँ साहब, ये 5:30 बजे के आसपास का वीडियो है साहब। उस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं थे साहब। साहब उस वक्त हम लोग बाइक पे थे हिम्मतनगर में साहब। चाहो तो आप वहाँ के कैमरे में देख सकते हो। सच बोल रहे हैं साहब हम लोग। शर्मा, ये हिम्मतनगर के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कितना झूठिया सच बोल रहे हैं। और ओम को बुलाओ। सर ये तो रोहिणी है, प्रीति की दोस्त, लेकिन इसका स्केच आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आप जानते हैं सर? हाँ सर, ये लगभग 1 महीने पहले ये प्रीति के साथ हमारे घर आई थी। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके पैसे लौटा देंगे। हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए प्लीज बिलाल भाई। ओम, ये रोहिणी है। रोहिणी ये हमारे हस्बैंड है ओम। जब अभी हम घर वापस आ रहे थे तो हमने इन्हें देखा, इनके पैर में मोच आई हुई है। अरे तो आप बैठिए। अरे बैठा उनको, यार इनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं आई एम ओके, लेकिन शायद आप ओके नहीं है। जी एक्चुअली हम एक हीलर और साइकिक है। हमें इस घर में सब सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ फाइनेंशियल। हमें इस घर से बहुत डार्क एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अच्छा प्रीति, हमें काम से बाहर जाना है, आप प्लीज मेहमान का ध्यान रखिए। जी सर उसके बाद हम घर से चले गए कुछ जरूरी काम के लिए, लेकिन बाद में प्रीति ने हमें बताया कि रोहिणी ने कुछ क्रिस्टल्स और जरूरी सामान लाने के लिए कहा था और हमने गौर नहीं किया। क्रिस्टल? उसने कुछ जिन या जादुई चिराग के बारे में बात की थी? जिन? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आज के जमाने में कौन मानता है ये सब? हाँ, पर उसने ये जरूर कहा था कि इस घर में सब कुछ ठीक होने वाला है, जादू की तरह। ये सुमन के साथ साथ इनकी पत्नी प्रीति के साथ भी फ्रॉड हुआ है। पर सर वो लोग प्रीति को मारेंगे क्यों? आई मीन सुमन के साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये फ्रॉड करने वाले अक्सर मर्डर वगैरह से बचते हैं, लेकिन तो बाइकर, चलो उस बाइकर की जरा वीडियो दिखाओ इनको, जरा देखकर बताइए इस बाइकर जो आपकी बीवी को असॉल्ट कर रहा है, आप पहचानते हैं इस बाइकर को? सर ये तो ऋषि है, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड, और ये अक्सर इसी तरह के जैकेट्स पहनता है। सर कुछ दिनों पहले हमारे घर में झगड़ा हुआ था इसकी वजह से। प्रीति ने खुद घर से बाहर निकाला था इसे धक्के देकर। शर्मा, इस बाइकर को उठा के लेके आओ। सर रोहिणी, तुम सच कह रही हो? हम सच में भागने वाले हैं? हाँ, हमने सारा इंतजाम कर लिया। अभी हमारे पति शहर से बाहर गए माँ की बरसी के लिए। उनके आते ही ना हम उनके फोन से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। और सुनो, तुम्हें भी बिल्कुल यही करना है, और बहुत जल्दी है, ताकि कोई भी हमें ट्रेस नहीं कर सके। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड भी पता है, तो इजी हो जाएगा। ये शादियां करके ना मैंने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, लेकिन जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम रोहिणी? हाँ, ताकि ये मर्द ना दूसरी औरतों को हमारी तरह परेशान ना कर सके। सच कहा। तेरी बाइक, तेरी जैकेट, तेरी फोन की लोकेशन सब कुछ मैच हुआ है। जहाँ प्रीति की बॉडी मिली थी उस लोकेशन से। नहीं सर प्लीज, हमने उसका मर्डर नहीं किया सर। प्लीज मेरी बात, सर प्लीज मेरी बात। तो ये वीडियो देख, वीडियो दिखाओ इसे। ये प्रीति को बाइक पर तू ही घसीट रहा है ना? हम बस उससे बदला लेना चाहते थे, उसने हमारी इंसल्ट की थी, बस उसको डराना चाहते थे सर। उसके बाद हम सीधे हॉस्पिटल ही गए थे सर। अगर आपको हमारी बात पे यकीन है सर, प्लीज आप हॉस्पिटल जाके पूछ लीजिए सर। प्लीज हम सच कह रहे हैं, हमने प्रीति का मर्डर नहीं किया सर। प्लीज सर। सर हमने अस्पताल से वेरीफाई किया, ऋषि अस्पताल करीब 6:15 बजे पहुंचा और फिर रात भर वही था। 6:15 बजे? इसका मतलब ऋषि ये प्रीति को नहीं मार सकता। ये पेट्रोल पंप के सीसीटीवी चेक किए? जी सर, रोहिणी की गाड़ी मिल गई, सुमन ने गाड़ी को पहचान भी लिया, लेकिन सर उस गाड़ी में रोहिणी के साथ कोई आदमी भी था। और उन्होंने पेमेंट कैसे किया था? सर क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी मनीषा सिंह के नाम पर था। ऑफ कोर्स, नाम तो अलग होना ही था। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस को फॉरवर्ड करो। जी सर। सर, सेक्टर 6 में एक बंगलों के बाहर एक औरत की लाश मिली है, पड़ोसी ने फोन किया। ऐसा मत करो आशीष। क्यों नहीं खबर सर?
पहले तो तुम बगैर बात के मुझ पर शक करती रही, बिना किसी मतलब के। और तुम्हें किसी और के कहने पर मेरे 25 लाख रुपए मुझसे बिना पूछे तुम्हें किसी और को दे दिए। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आई कांट ट्रस्ट यू, आई कांट ट्रस्ट यू। और ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, मुझे माफ करो। इट्स ओवर, आशीष, इट्स ओवर। आशीष प्लीज। आज के जमाने में हमारा देश एक से बढ़कर एक क्रांतियां देख रहा है। कहीं कोई नारीवाद की बात कर रहा है, कहीं कोई आधुनिकताओं की बातें कर रहा है। वहीं हमारे बीच रोहिणी और शरद जैसे लोग रहकर माया और जादू का धंधा चला रहे हैं। वो सिर्फ धंधा चला ही नहीं रहे हैं, वो बकायदा सफल है इसमें। लोगों को लूट कर ऐश कर रहे हैं। सुमन ने जिस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, आज वही घर लुट गया था। माना कि आशीष ने गलती की थी, उसका अवैध संबंध था, लेकिन ये बातचीत करके या तलाक से सुलझाया जा सकता था। और ये तो शुक्र है कि सुमन ने कोई और कदम नहीं उठाया, वरना जिस तरह ओम की गलती की सजा प्रीति को जान देकर चुकानी पड़ी, पता नहीं सुमन का क्या होता। सर, बॉडी पर 3 सैंपल्स हैं, बाकी कोई निशान नहीं। लगता है किसी ने बहुत जल्दबाजी और गुस्से में मारा है। सर, और पैसे भी नहीं। पैसे भी यही हैं, मतलब चोरी का मामला भी नहीं है। नहीं सर, मामला निजी लगा। एड्रेस भी यहाँ का नहीं है, फिर बॉडी यहाँ कैसे आई? जरा इसकी फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। नहीं सर। मेरे बच्चे मार दिया, मेरी बच्ची को आखिर मार दिया तूने। साहब, इसने मारा मेरी बच्ची को, इसने मारा मेरे बच्चे को। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया है। क्या नापशना बक रही हैं आप? क्या बक रही हो? हाँ? तू इतना मारता था उसे, इतनी तंग आ गई थी वो तेरे कि वो बच्चे को लेकर हमारे साथ रह रही थी वो। साहब, ये छोटे मोटे झगड़े तो हर मियां बीवी में हो ही जाते हैं ना। छोटा मोटा झगड़ा इतना मारते थे, देखो तो विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए उसके हाथ में कितने निशान है, कितना मारा वो उसे। कल रात आप कहाँ थे? सर, कल रात हम घर पे ही थे और हमारा बेटा कबीर हमारे साथ ही था। वो स्कूल से सीधा हमारे पास आ गया। मेरी बेटी ने कितनी मन्नतें मांगी, कितनी बार पूछा कि अपना घर बचाने के लिए, लेकिन इंसान नहीं। पूजा, जरा वो स्केच दिखा। ये औरत कभी आपकी बेटी के पास आई थी उससे मिलने? हाँ साहब, ये मेरी बेटी की सहेली है। इस औरत ने कभी आपकी बेटी से पैसे मांगे? नहीं साहब, इसने कभी पैसे नहीं मांगे। मेरी बेटी के पैसे दिए हैं मैं डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। सर आइए। सर, ये दयाल जी है, उपासना की बॉडी जिस बंगलों में मिली थी उसके मालिक। सर, 3 महीने पहले मैंने अपना जो बंगला किराए पर दिया था मनीषा और शरद को। ये रहा आपका एग्रीमेंट पेपर। मनीषा और शरद से? लेकिन ये मनीषा की फोटो की जगह तो रोहिणी की फोटो है। इन दोनों के फोन नंबर्स तो होंगे ना आपके पास? हाँ सर, है ना, पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। चलो, ये देखिए उनके नंबर। हाँ, अब जाइए, ये एग्रीमेंट हम बाद में आपको भिजवा देंगे। जी सर, थैंक यू। शर्मा, अब इन दोनों के असली फोन नंबर्स, गाड़ी नंबर्स और फोटोज सब कुछ हमारे पास है। इन दोनों के फोन नंबर्स को ट्रैक पर डालो और सिग्नल टू सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, उपासना की मौत से इस केस में बहुत बड़ा मोड़ आया। पुलिस को न सिर्फ रोहिणी और शरद के बारे में पता चला, बल्कि उनके बारे में काफी डिटेल्स मिले। लेकिन पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी कि अगर रोहिणी ने उपासना से पैसे नहीं मांगे थे तो फिर उसका कत्ल क्यों हुआ। पुलिस प्रीति और उपासना की मौत को फ्रॉड के साथ जोड़कर देख रही थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। रोहिणी और शरद तो फरार थे और पुलिस ने अपनी सारी टीम्स इन दोनों को ढूंढने में लगा दी थी, क्योंकि अब इन दोनों मर्डर्स की गुत्थी सिर्फ रोहिणी और शरद ही सुलझा सकते थे। सर, उनकी कार बीड़पुर से सरसावा की तरफ गई, लेकिन उसके बाद में आगे नहीं दिखी।
ये वहां की भीड़ चौकी से कांटेक्ट करो, वहां के जितने भी होटल सराय हैं सबकी डिटेल्स निकालो। ये लोग इतनी जल्दी घर तो ले नहीं सकते, किसी होटल में ही होंगे और वहीं प्लान कर रहे होंगे। चेक करो। सर हमारी वजह से, तुम्हारे कहने पर इतने सालों से हमें गलत धंधे करते रह रहे वो सब, आज तक जो कहा वही करता है, लेकिन फिर भी एक बार भी प्यार से बात नहीं की हमसे तुमने। अब हम और नहीं सही, अब तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। बहुत लोगों को चूना लगाया है तुम दोनों ने जिन्न और जादू के नाम पर। अब वहां जेल में जादू दिखाना तो फ्रॉड, तो मर्डर के केस है तुम लोगों पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर हमने। किया है। हमें सहवान के साथ दुबई नहीं जाना है सर, इसने मारा हमारे फासला को। बस करिए, हम तो रास्ते में थे इसलिए फोन करके बुलाया था हमें। अच्छा, अगर रास्ते में थे तो आधे घंटे में घर कैसे पहुंच गया? सर शरद की फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। ये शादियां करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। अब बोल, इस रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहना है? अब ये मत बोलना कि उपासना को नहीं मारा, क्योंकि उपासना को मारने का मोटिव था तेरे पास, वरना ये रिकॉर्डिंग कहां से आई तेरे पास? सर हमें पता था इसके उपासना के बारे में, कई बार साथ देखा था इनको, शक था हमें रिकॉर्डिंग छुपा के रखा था। सब कुछ सुना, बहुत गुस्सा आया सर। मारना होता तो अपनी वाइफ को मारते हम। उपासना क्यों मारते सर? और वो प्रीति, उसको भी तुम ही लोगों ने मारा ना? झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे फोन्स की लोकेशंस हैं हमारे पास। ठीक उसी समय की जब प्रीति का मर्डर हुआ, तुम दोनों के फोन की लोकेशन उसी समय उसी जगह पर है। सच बोलो वरना खाल उधेड़ूंगा तेरी। बोलो, बोल। जी प्रीति को हम दोनों नहीं मारे सर। जब हम सुमन को छोड़कर वापस जा रहे थे, प्रीति ने हमें देख लिया था। तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे सारे पैसे भी ले लिए और वो चिराग भी नहीं दिया, और तुम्हारे जिन ने कोई काम भी नहीं किया। मुझे चुपचाप वो चिराग दो। हाँ लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखो हमें किसी भी कीमत पे वो चिराग चाहिए। चलो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, आप रिलैक्स कीजिए और आप ही पानी पीजिए। हमें कुछ नहीं पीना है, आज हम होश में जाएंगे। चलो। अरे वो पानी तो पीजिए, हमने कहा ना। चलो चलो तुम। तो प्रीति के फोन की लोकेशन हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। नहीं सर, हमने देखा था प्रीति का फोन टूट गया था। सर जब ऋषि बाइक पर जाकर प्रीति को असॉल्ट कर रहा था, शायद तब उसका फोन टूट गया होगा। और उसके बाद प्रीति को अपने घर पे ले गई। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे, देखना छोड़ेंगे नहीं हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने हमारे साथ। और प्रीति को जलाने के बाद तुम लोग पेट्रोल पंप पर गए हैं? और उपासना को कैसे मारा? नहीं सर, उपासना को नहीं मारा सर हमने। हाँ, आप चाहे तो मोबाइल का लोकेशन चेक कर ले सर। हाँ, हम वहां नहीं थे। उपासना को अगर शरद ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर उपासना के पति के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो तो घर पर ही था। सर ये देखिए क्या मिला। ये रोहिणी और उपासना का लेस्बियन वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। सर इसमें चेहरे तो ब्लर है, लेकिन ये जो घर है
वो उपासना की माँ के घर से मैच करता है। मैंने चेक किया। वीडियो का सोर्स चेक करो। सर ये सुमित है जिसने वो वीडियो अपलोड किया था। स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे वीडियो देखते हो, शर्म नहीं आती? कहां से मिला वो वीडियो? सर वो वीडियो हमने ही रिकॉर्ड किया था। न्यू विद्या स्कूल। इस स्कूल में तो नितिन और उपासना, उनका भी बेटा पढ़ता है ना? हाँ सर, कबीर। जब हम वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कबीर भी वहीं था सर। अंकल, मैंने उन्हें देखा था जब मैं स्कूल से घर आया। क्या कर रहे तू? हाँ, क्या कर रहे तू? ये सुन, अब से तू हमको ये वीडियो बना के देगा, वरना हम सबको बता देंगे तेरी माँ क्या कांड करती है, समझा? और आपको इसके बारे में पता था? सर ये सब हमें कबीर ने सिर्फ 2 दिन पहले बताया था। तब हमारी समझ में एक बात आ गई थी कि उपासना और हमारी शादी अब नहीं बचेगी। सर हम तो ये शहर छोड़कर जा रहे थे, सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। कबीर के लिए हम नया स्कूल भी देख लिया था सर। लेकिन सर कबीर उस रात हमारे साथ ही था, हम उसे ये सब क्यों करने देते? ठीक है, फिलहाल आप जाइए, बाद में बुलाते हैं। इन बाप बेटों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। जरा पता करो कि ये कबीर अपने बाप के घर किस समय गया था। सर कबीर की नानी से बात, उसने कहा कि कबीर सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था, लेकिन बाद में वापस आया नहीं। शाम को उसने फोन करके बताया कि वो अपने पापा के घर जा रहा है। इसका मतलब ये कबीर स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने फादर नितिन के यहाँ गया था। लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा तो उसकी यूनिफॉर्म काफी नई लग रही थी। जरा चेक करो किस कबीर ने या नितिन ने नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदी है क्या? सर नितिन ने नया ड्रेस ऑनलाइन लिया था। अच्छा, वेरी गुड। और ये सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर घर के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन मैंने कावेरी के घर से रोहिणी के घर तक और रोहिणी के घर से नितिन के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज चेक की। कबीर ने रात को उपासना को फॉलो किया रोहिणी के घर तक, और सुबह वो अपने बाप के घर के पास में यूनिफॉर्म पे खून लगा। लेके आओ इस कबीर को। मम्मी की वजह से रोज मुझे तंग करते थे, चिढ़ाते थे सब लोग मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया था, पता नहीं क्या करूं। फिर मैंने मम्मी को बोला भी कि ये सब बंद कर दो, पर वो नहीं मानी। मम्मा, आप ये क्या कर रहे हो? समझते हैं मुझ पे? हम समझते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर हम रोहिणी से प्यार करते हैं। मुझे रोहिणी बहुत पसंद है और जल्द ही हम दोनों उसी के साथ रहने वाले हैं। मुझे नहीं रहना उसके साथ, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कबीर बेटा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मामा की खुशी जरूरी नहीं? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए आप और वो। बेटा, दोस्त वो नहीं होते जिनके डर से या जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कुछ दोस्तों के डर से तुमने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जो जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूजा, इसे जुवेनाइल होम भेज दो। सुमन और प्रीति ने अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर शॉर्टकट चुना। उन्हें लगा कि जादू टोने से, माया से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्रीति, ओम और सुमन के पास विकल्प था जिससे उनकी समस्याएं जरूर खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जादू जैसे अवैज्ञानिक रास्ते को चुना। क्या ये ठीक है? रोहिणी और उपासना दोनों अपनी शादी से, अपने पतियों से परेशान थी। दोनों उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उनका प्यार कबीर के लिए आफत बन गया। और कबीर तो छोटा था, उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ गलत नहीं है, गलत उसके वो दोस्त हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। कबीर और उसके दोस्तों को उसकी माँ का प्यार रास नहीं आया। पर पता है सच्चाई क्या है? हम हमारे समाज में कुछ चीजों को इतना बड़ा हवा बना देते हैं ना
कि उन्हें गलत साबित करने के चक्कर में हम खुद के सही और गलत कर्मों का आकलन नहीं कर पाते। हम अपने साथ होते हुए गलत को देखते हैं, उसे ठीक करने के लिए अगर गलत रास्ता अपनाते हैं तो फिर ये गणित गलत ही हुआ ना। इसमें क्या सही है? गलत को ठीक करने के लिए आपको गलत कभी नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को ये समझना है। कब तक टिकेगी ये? पता नहीं, कोशिश चल रही है, बहुत हिम्मत दिखा रही है। लगता है तेरे से नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि ये एकदम से हिम्मत हार जाए। देखते हैं कब तक टिकती है। किसी भी चीज का मोल उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। प्यास लगे तो पानी का मोल समझ आता है, अंत करीब हो तो सांसों का मोल नजर आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमें हमारी हर चीज बेशकीमती लगती है तो दूसरे की चीज सस्ती हो जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी की भी जिंदगी ले लेते हैं, आसानी से बलात्कार कर देते हैं। जिंदगी खुद की हो या किसी की भी, वो सस्ती कभी भी हो ही कैसे सकती है? मेहनत और लगन से जीवन निर्वाह करने वाली कविता की जिंदगी में ऐसा कौन सा दौर आया जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया, उसके सफर को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस केस ने अलीबाग पुलिस के सामने अनोखी चुनौती पेश कर दी, क्योंकि यहाँ अपराध की जड़ें गहरी थी और अकल्पनीय थी। ए पकिया उठ, क्या रोज रोज उठाना पड़ता है तेरे को? चल ठेला खोल, जल्दी कर। मेरी मदद के लिए रखा था तुझे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तेरा ही देना पड़ता है। और कल 2 नारियल का हिसाब कम मिला है मुझे। क्या टाई सुबह सुबह किटकिट कर रही है? तो कौन सा टाइम सही रहेगा तेरे लिए? कब करूंगी किटकिट? 2 नारियल का पैसा चाहिए मुझे, आज के हिसाब में जोड़ देना। संदीप बेटा उठ, उठ ना, 8 बजने वाले हैं, स्कूल जाना है ना। चलो जा, जल्दी कर मेरा बेटा। संदीप, ले तेरा टिफिन, जल्दी जा। बाय बाय।
आज देर क्यों हुई कविता? 1 मिनट की भी देरी से कितना नुकसान होता है पता है तुम्हें? कुछ पड़ी ही नहीं औरतों को। ये ऐसा नहीं, ये ऐसे होगा। कोशिश कर रही हूँ सर। तो वो मैं सोच रही थी कि घर के लिए एक छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं। नमक कितना डाला तूने दाल में? और क्यों करवानी है पूजा? घर की शांति और भलाई के लिए। जितनी अपनी अकल और हैसियत है ना, उतना ही करने का। तो कहां से आएंगे पैसे? मैं मैनेज कर रही हूँ ना। और क्यों नहीं आ सकते इतने पैसे? मैं 10वीं पास हूँ। अगर तुमसे शादी नहीं की होती तो और पढ़ती, कोई अच्छी नौकरी करती। अगर मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, संदीप के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा ना। तो फिर क्यों मना कर रहे हो तुम? खुद तो क्लास का नाटक छोड़ और पूजा का भी। अपना चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? बस इतना ही बहुत है। लेकिन मैंने पुजारी जी को बोल दिया। अरे तो पुजारी को मैं समझा दूंगा। पंडित, पुजारी कहाँ? वो अंदर पूजा में बैठे हैं। पुजारी, मेरी बीवी आई थी क्या इधर? कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। जी, कोई समस्या? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं, गरीब लोगों का शिकार करते रहते हैं। और मेरी बीवी में तो है ही अकल की कमी। देखिए, आप शांत रहिए। क्या कर रहे हो तुम? माफी मांगो इनसे। अरे मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरे घर में क्या होगा ये मैं तय करूंगा ना, ये नहीं करेंगे। सारी दुनिया से झगड़ा, गैस वाले से झगड़ा, केबल वाले से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, अब ऊपर वाले से भी झगड़ा। इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। मैं खुद आई थी इनसे पूछने। घर चलो अब, जब देखो झगड़ा। सॉरी। देख, बोला ना सॉरी। तू समझ ना, सॉरी। ले पानी पी। कितनी बार सॉरी बोलेगा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू कभी नहीं समझेगा। तुझे साथ खुद माफ है। जल्दी कर, जल्दी, मरनी नहीं चाहिए।
रात को कहाँ चली गई? आने दे उसको, तब बताता हूं। तू मुझे क्या घूर रहा है? चल काम कर। कविता, कविता, बेटा, कविता। पापा माँ को क्या हो गया? कोई एम्बुलेंस बुलाए। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या बताइए? हाँ। आप यहाँ से कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 घंटा हो गया साहब, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। मेरी बीवी ने मेरे सामने दम तोड़ा। यहाँ फेंक के गए थे गुंडे उसे। और पता है क्या, वो चेहरे ढके हुए नहीं थे। इसका मतलब समझते आप? पुलिस का डर नहीं है उनको। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। और आप क्या करेंगे? मैं इसका अंतिम संस्कार यही कर दूंगा। आपको रुको इधर। देखिए, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं आपकी बात। हम कहीं फंसे हुए थे। हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अलीबाग जिले में एक 35 साल की महिला के साथ दरिंदगी के बाद उसे अधमरी हालत में अपने ही घर के बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। उसके पति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मैं एक दिन के लिए छुट्टी पे था। इंचार्ज तुम थे त्यागी, फिर केस पर रिस्पॉन्ड करने में इतनी देरी क्यों? सॉरी सर, वो लॉकअप के अंदर हिस्ट्री लोग दंगा कर रहे थे। उनको संभालने के चक्कर में मैं सर को टाइम से रिपोर्ट नहीं कर पाया। वो लॉकअप में ही थे ना, भागे तो नहीं थे ना? आइंदा जरा समझिए कि प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं। चलिए बताइए, केस की डिटेल्स बताइए। अब तक क्या क्या पता चला है और अब तक आपने क्या क्या एक्शंस लिए? एक बात तो तय है, अगर वो दोनों आदमी ने बॉडी को घर के बाहर फेंका है, उसका मतलब वो घर को और घर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। बेटे और हस्बैंड ने क्या बयान दिए? सर, हस्बैंड ने बयान देने से मना कर दिया और बेटे का कहना है कि वो उन दोनों को नहीं पहचानता। सर, उसने बताया कि टेम्पो का रंग सफेद था। दोनों आदमी सांवले और मीडियम हाइट के थे। टेम्पो का नंबर उसे याद नहीं है सर। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी है। सर, नाकाबंदी भी करवा दी मैंने। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। मोबाइल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगे। इस केस पर जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। जी सर। और एक बात सर, हस्बैंड ने कुछ जाति भेद का आरोप लगाया था। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। पूछताछ में पता चला कि काफी सिरफिरा किस्म का आदमी, पत्नी को मारता था, सबसे झगड़ा मोल लेता था। और कुछ दिन पहले तो एक मंदिर के पुजारी का खुलेआम अपमान भी किया था उसने। कोई समस्या है? अरे समस्या आप हैं। आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पति के व्यवहार की वजह से उसे सबक सिखाने के लिए अपराध किया गया हो? लेकिन इस केस में एक और सवाल कि कविता के साथ इतनी बेरहमी क्यों? मैडम, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर है। मैं यहाँ ओल्ड सिटी रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ चीटिंग की है। मेरी प्लीज कंप्लेन लिखिए। चीटिंग? क्या मतलब? जी, मेरी बीवी डॉक्टर कामिनी मेरे 25 लाख और जेवरात लेके गायब हो गई। सर, पोस्टमार्टम में गैंग रेप कंफर्म हुआ है। लिखा है कि 4 से 5 लोग। और एक बात है सर, रेप के बाद लोहे के हथियार से इंटरनल पार्ट को डैमेज किया गया है। मौत का कारण इंटरनल ब्लीडिंग है सर। और सर, टेम्पो की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सर, कविता के फोन रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट आ गई है। ये लगभग उसके रोजमर्रा के रूटीन से मैच तो कर रहा है। बस ये एक 14 तारीख का दिन है। उस दिन पैटर्न थोड़ा अलग है। ये देखो, 2 बजे के करीब काम से निकलने के बाद और क्लास से पहले वो यहाँ शिवाड़े नगर गई। हेलो, पता करो कि वो वहां क्यों गई थी और किससे मिलने गई। ओके सर। और सर, ये देखिए, 14 तारीख को रात को 9:30 बजे कविता वापस पापड़ फैक्ट्री गई थी। लेकिन वो तो वहां शाम 5 बजे तक ही काम करती है ना? हाँ सर, यही इंफॉर्मेशन मिली अभी तक। फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको वापस जाना पड़ा?
अब हमारा क्या होगा पापा? हमारा सब कुछ तो खाना बना जाके। मुझे नहीं आता पापा। नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। और हाँ, वो पकिया को बोल पैसे देके जाए। ऐसा लगता है तेरा स्कूल भी छुड़वाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आप लोगों से बात करनी जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? आपको किसी पर कोई शक होता तो बता नहीं देता। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, इसलिए आप भी तमीज से बात करें। आप यहां पर कोऑपरेट करेंगे या फिर पुलिस स्टेशन जाकर बात करें? आपकी बीवी के जीपीएस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन रात को वो घर आई और फिर से रात को घर से निकली और काम पर गई। काम पर? नहीं सर, कविता तो घर पे ही थी। वो तो संदीप फोन लेके गया था रात को 9 बजे। मतलब ये कि हमारे पास एक ही फोन है और वो फोन रात को 9 बजे संदीप लेके गया था बाहर। बोल रहा था दोस्तों से बात करनी। संदीप, कब तक आएगा बेटा? माँ मैं आ जाऊंगा ना, अब बच्चा नहीं रहा मैं। ये क्या हो गया तुझे? ए संदीप! उसके बाद मैं 10:30 बजे तक सो गया और तब तक तो कविता घर पे ही थी। फिर संदीप ने मुझे 12:30 बजे जगाया। पापा, पापा, मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद मैं उसको ढूंढने बाहर निकल गया, लेकिन फिर वो मिली नहीं। मैं वापस लौट आया। उसके बाद तो आपको सब पता ही। और फिर 2:30 बजे के करीब बॉडी घर के बाहर फेंकी गई। अब सवाल ये है कि संदीप, उस रात तुम अपने माँ के काम करने की जगह पर क्या कर रहे थे? और वो भी तब जब वो घर पर ही थी। सच बोलना बेटा। हेलो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मैं यहाँ कैसे? कामिनी, ये नाटक करना बंद करो। ये आदमी कौन है और इतना चिल्ला क्यों रहा है? आप इन्हें नहीं जानते? सर, अंदर कुछ नहीं है। तो नहीं रहा, बताना। मैं फिर से पूछ रहा हूं बेटा, तुम उस रात वहां क्या कर रहे थे? देखो, टैलेंट तो इंडिया में भरा पड़ा है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो बंदे को सिर्फ टैलेंटेड नहीं, स्मार्ट भी होना चाहिए। तेरी माँ को लगने लगा है कि जो चाहे वो कर सकती है। कंप्यूटर करना है उसे, सब जानता हूं। छोड़ने वाली है हम दोनों को। एक नया पति और उसके साथ एक नया बेटा, ये सब चाहिए उसको। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? तब कुछ पता है तुझे? कैरेक्टर लेस हो गई है तेरी माँ। नहीं तो पता इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? पापड़ी बेल रही है या कुछ और कर रही है? कुछ दिनों पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया था। संदीप, बेटा मुझे हफ्ते में 2 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर क्लास के पैसे भी देने हैं। तेरा भी तो ट्यूशन का फीस बढ़ गया है ना। घर के भी कितने खर्चे हैं बेटा। रात को जब तेरे पापा सो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगी। तो अपने पापा से कुछ कहेगा तो नहीं? कराई शपथ। रात को वापस क्यों जाना है? बेटा बोला ना नाइट शिफ्ट है, ठीक है?
मेरे साथ नाइट शिफ्ट की बात की तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं देखना चाहता था कि वह सच में नाइट शिफ्ट लगती है कि नहीं। मैंने देखा वहाँ नाइट शिफ्ट तो लगती है, पर वो जो देखा वो देखकर मैं वापस आ रहा था और फिर रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली। दिवाकर, तो क्या आप इन्हें जानती? जी मैडम, ये मेरा पति है। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? दिख नहीं रहा है कि ये नाटक कर रही है? पहले याददाश्त का खो जाना, फिर वापस आना, ये सब इसकी एक चाल है। मेरे घर से पैसे और जेवरात लेकर कहीं छिपा दिए हैं और अब सब ये नाटक करके हमें गुमराह कर रही है। नाटक मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो? कराड़े, ये सर। वो हिस्ट्री शीटरों की नई वाली फाइल आई? ये सर। सर ये वो फाइल। पापा ठीक कहते हैं कि तुम कैरेक्टर लेस हो, इसलिए वो तुम्हें मारते। और मैं पापा को जाके सब बता दूंगा कि तुम नाइट शिफ्ट करने वाली हो। और मुझे पता है तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों करना है, और मैंने देखा नाइट शिफ्ट पर क्या क्या होता है। बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है ये? और क्या देख लिया तूने? अब चुपचाप घर जा और फोन दे मेरा। तूने कहा था तुझे तेरे दोस्त से बात करनी है, अब अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा है। झूठ तो तुम बोल रही हो माँ। संदीप, हो पापा? याद रखना कविता, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है सम्मान। उसके बिना कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज है आत्मसम्मान। उसे कभी मत खो देना। किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हमेशा कड़ी मेहनत करो और अपनी खुददारी बनाए रखो। कर तो रही हूँ सब कुछ बाबा, लेकिन फिर भी वहां पे जासूसी करता है, शर्म नहीं आई तुझे? पर आपने तो बोला था। शोर जी, बस। मैडम, नाटक तो ये कर रहा है। सब चोरी इसी ने किया है, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा है, वो भी एक 15 साल छोटी जूनियर डॉक्टर के साथ। पिछले 4 साल से इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं सब कुछ जानती थी। और अब मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैडम, इसी ने मुझे कुछ ड्रग दिया होगा, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया होगा। मैडम, ये क्या कंप्लेन करेगा? आप मेरा कंप्लेन दर्ज कीजिए के खिलाफ। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने घर जाके निकालिए। नहीं मैडम, मैं घर नहीं जा सकती, ये मुझे मार डालेगा। इस बार तो इसने मुझे बेहोशी की दवाई दी है, लेकिन अगली बार मुझे जान ले लेगा। मैडम प्लीज, मैडम मुझे घर मत भेजिए। बाबा चाय। बेटा कब तक रुकना होगा मुझे यहाँ? बस 2 दिन बाबा, उसके बाद 6 महीने पूरे होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, घर पर सब ठीक है, मैं सब संभाल रहा हूँ, माँ भी ठीक है। पापा पैसे मांग रहे, 4 दिन से तो तू आए नहीं पैसे देने। पैसे नहीं देने वाला मैं, पापा को बुला के बात करेगा मुझसे। तुझे क्या है बे, मुझे पैसे देना। घोड़े, अपने आप को पापड़ किंग कहते हो ना? सर छोटा सा बिजनेस है। देवकी सालस्कर, 14 तारीख की रात को, जिस रात को कविता का रेप हुआ था, आप दोनों को ऑफिस में देखा गया था, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में।
सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसने बोला आपको? हमें लगा आप कविता के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। और ये सब क्या है? और क्या प्रूफ है आपके पास? अपराधियों को ढूंढने के बजाय आप हमें देख रहे हैं। आपको पता नहीं सर, इस अपराध के कारण मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है। इलाके की औरतों ने काम पर आना बंद कर दिया है और उधर ऑर्डर पे ऑर्डर ले रहा। आप दोनों वहां थे या नहीं? हाँ या ना? और कविता उस रात वहां आई थी या नहीं? कराड़े, इन दोनों को लॉकअप में डालो, याददाश्त ताजा हो जाएगी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब रात का तो पता नहीं, लेकिन दिन में मिली थी साहब वो काम पे। साहब वो सभी औरतों से किसी दिमाग के डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी, 1 हफ्ते से पूछ रही थी साहब। देखिए देवकी जी, अब कहानियां बनाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन साहब ये सच है कि वो बोल रही थी कि वो उसी दिन डॉक्टर से मिलेगी। वो दिमाग के डॉक्टर से मिली होगी, पूछा भी होगा, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 14 तारीख की रात को क्या हुआ था। अगर सच सच बोलना है तो बात करते हैं, वरना कराड़े। सर मैं इज्जतदार आदमी हूँ सर ऐसा मत कीजिए सर। सर क्या आपको लगता है कि इन दोनों की वजह से? हो सकता है त्यागी, कविता परेशान हुई होगी और इसलिए वो फैक्ट्री पहुंच गई, ये समझने के लिए कि उसका बेटा बात क्या कर रहा था। और ये दयानंद खुड़े ये शादीशुदा है, इसलिए उसने एक घिनौना काम अपने आदमियों से करवाया होगा और फिर बॉडी को फेंकवा दिया होगा घर के बाहर, सबक सिखाने के लिए। त्यागी एक काम करो, ये दयानंद खुड़े के सारे डिलीवरी टेम्पोस की फॉरेंसिक जांच करवाओ तुरंत, कविता के खून के ट्रेसेस के लिए, और उसके डिलीवरी के आदमी और हेल्पर्स को भी लाइन अप करो, और ये कविता के बेटे और पति को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कविता रात को निकली थी क्यों? अगर उसका बेटा फोन लेकर रात को घर से बाहर निकलता था दोस्तों से बात करने के लिए, फिर तो वो घर को आ जाता होगा, लेकिन कविता को संदीप रास्ते में ही टकराया था। समझ में नहीं आ रहा है कि वो निकली क्यों थी। सर यही कविता की इसकी रिपोर्ट। सर 14 तारीख की शाम को कविता का लोकेशन सवाड़ी नगर में था, जो कि डॉक्टर समीर शिंदे की क्लिनिक का था। साइकियाट्रिस्ट है? सर हमने आसपास पूछताछ की, वहां से पता चला डॉक्टर समीर शिंदे काफी टाइम से छुट्टी पे। और एक बात सर, हमें एक नई जानकारी हाथ लगी है। जैसा आपने कहा था, शहर के सारे हिस्ट्री शीटरों को खंगाला, उनमें से हमारे सामने एक नाम आया। सर 1 साल पहले ही जेल से छूटा है। ये साहब मेरे को क्यों पकड़ के लेके आए? अब 1 साल पहले तू जेल से छूटा ना, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी, लंबी लिस्ट है तेरी। और इस बार तो तू बाहर ग्रेजुएट बन के आया, रेप और मर्डर भी करने लगा। और बड़े दोस्त बनाए कि नहीं? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। माना कि मैं गलत था, जेल से छूटने के बाद मैं सुधरना चाहता था। बीच के पार मुझे कविता दीदी मिली। क्या देख रहा है? क्षमता नहीं है तो काहे को करने का ये धंधा? तेरे से मतलब? ला इधर ला। दिखता इतना सा है, पर क्या फटाफट काटा। मेरे को सिखाएगा? मेरे यहाँ काम करेगा? मेरे को क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा एक दिन बहुत बड़ा। दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे अपना ठेला बेच दिया। उसने तुझे ठेला बेचा या तूने उसको अपने जेल के दोस्तों को बेच दिया? चल बता, क्या हुआ था उस दिन रात को? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसकी कसम खाओ साहब, कविता दीदी ने मुझे सच में अपना ठेला 11 रुपए में बेच दिया था। 11 रुपए? मजाक लग रहा है तेरे को? इस बार तो तू लंबा अंदर जाएगा बेटा। उसको अंदर डालो। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा त्यागी। एक तरफ ये कविता का बेटा ये कह रहा है कि कविता ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, नाइट शिफ्ट भी करना चाहती है, और एक तरफ ये पक्या अगर ये सच कह रहा है तो 11 रुपए में ठेला बेच दिया। ये कविता आखिर करना क्या चाहती थी, और वो रात को घर से निकली क्यों? अभी मत निकलना, तुम्हारे रास्ते पर आज रात नाकाबंदी होने वाली है।
आप अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी की बॉडी ले जा सकते। सर, पापड़ फैक्ट्री में काम करने वाले डिलीवरी मैन को कविता के पति और बेटे किसी ने नहीं पहचाना। ठीक है, रिलीज करो उनको। समझ में नहीं आ रहा एक बड़ा टेम्पो और 2 आदमी हवा में गायब कैसे हो सकते हैं। देखो कामिनी, क्यों ना हम ये सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तलाक चाहिए। इस बात को हम दोनों जानते हैं कि वो पैसे तुमने लिए हैं। कम से कम उसमें से मुझे आधा तो दे दो। मैं नहीं जानती कि तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो। प्लीज ये घर छोड़ के चले जाओ और उस औरत के साथ ही रहना। सर, वो डॉक्टर जिसे कविता मिलने गई थी, डॉक्टर समीर, उसके क्लिनिक से फोन आया था। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं डॉक्टर समीर की रिसेप्शनिस्ट हूँ। सर, इधर। इनका कॉल आया था 14 तारीख को। इन्होंने कहा इनको अचानक से गांव जाना होगा तो इनके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं। लेकिन आज मॉर्निंग में पड़ोसी का कॉल आया कि इनके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो क्लिनिक में एक चाबी रहती है इनके घर की, तो मैं वो लेकर यहाँ पर आ गई। डॉक्टर साहब अकेले रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था। सर, अंदर ये मिला है। सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर। इस टुकड़े से तो लगता है कि ये किसी औरत की साड़ी का या दुपट्टे का होगा। इसको एविडेंस बैग में डालो और ब्लड टाइप मैच करो और कविता की फैमिली से इसकी शिनाख्त करो। वैसे भी त्यागी, ये क्राइम सीन लग नहीं रहा है। कविता के गुनहगार तो 4-5 आदमी थे। यहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं दिख रहे। तो एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो और घर के बाहर CCTV कैमरा भी है। 14 तारीख की फुटेज निकलवाओ। अरे जल्दी कर, जल्दी, मरनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल मुझे नींद नहीं आती। मैं 4-5 रोज से सोई नहीं हूँ। मेरा एक हाथ भी कांपता है। बहुत मेहनत कर रही हूँ ना आजकल। मेरे पति तो कुछ करते नहीं है। जब से उसने नौकरी छोड़ी है वो अजीब सा बर्ताव करता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मुझ पर हाथ उठाता है, बिना बात के चीखता है, लोगों से झगड़ता है। देखिए, आप परेशान होते हैं। मैं आपको 7 दिन की नींद की दवा लिख रहा हूँ, उसे आप लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके पति ज्यादा ही गुस्सा दिखाएं तो उन्हें चाय के साथ 1 बूंद डाल के दे दीजिएगा। मैं तो कहता हूं उन्हें आप यहाँ ले ही आइए। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरा पैसा लेके भाग गया। सर, 2 आदमी आते हैं करीब 4 बजे। घंटी बजाते हैं, डॉक्टर समीर दरवाजा खोलते हैं और 5 मिनट बाद वहां से निकल जाते हैं। सर, फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि कपड़े के टुकड़े पर लगा खून कविता का ही है और उसके बेटे ने भी यही बात बताई कि कविता उस दिन वही साड़ी पहनकर गई थी। कपड़े का टुकड़ा साड़ी से मैच करता है सर। 4 बजे? इसका मतलब है बॉडी को घर के बाहर फेंकने के बाद। तो फिर वो टुकड़ा वहां कैसे? अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ होगा। 14 तारीख की रात को कविता घर से बाहर निकली, अपने बेटे से टकराई। उसके बाद वो कहां गई उस बात की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसके बाद उसके साथ जुर्म होता है, उसे घर के बाहर फेंका जाता है करीब 2:30 बजे। फिर 4 बजे वो दोनों लोग डॉक्टर समीर का खून करते थे। फिर वही दोनों लोग या तो डॉक्टर समीर से फोन करवाते या खुद ही रिसेप्शनिस्ट को कह देते हैं कि डॉक्टर समीर छुट्टी पर गए हैं। डॉक्टर समीर के प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड से एक बात तो साफ है कि कविता उस दिन कंसल्टेशन के लिए गई थी और उस दिन वो डॉक्टर समीर से पहली बार मिल रही थी।
में गाड़ी का नंबर क्लियरली दिख रहा है, गाड़ी इसी शहर की है। क्या कि अगर ये दोनों अब तक नहीं पकड़े गए, इसका मतलब इन दोनों ने अब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं की। मुझे दोनों जेल में चाहिए आज के आज। जी सर। हेलो, संदीप और किशोर पर कड़ी नजर रखना, नहीं तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? सर, पार्शियल प्लेट से व्हाइट कलर की 2 टेम्पो ट्रैक होगी। उसमें से एक गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखे गाड़ी के नंबर से मैच होता है। उसमें से एक रात को अलीबाग में था, किसी बाबू का है सर। गुड जॉब, उठा लो सबको। पुलिस को पता लगा कि इनका एक बड़ा गैंग है जो अलग अलग शहरों में लोगों को फंसा के अपना शिकार बना रहे हैं। खास करके पीड़ित और मजबूर महिलाओं को, और अलग अलग तरीकों से इनके बारे में पता लगाते हैं। कभी मनोचिकित्सकों से, कभी लोन देने वालों से, कभी कभी महिलाओं की मदद करने वाली संस्थाओं से, यहाँ तक कि इन लोगों ने तो एडवर्टाइजमेंट्स की तक मदद ली है। सबसे पहले तो तू ये बता कि रेप और मर्डर करके इतने दिन हमसे बच के तू गायब कैसे रहा? इस प्लान में और कौन कौन शामिल था तेरे साथ? आओ आओ, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। हेलो, हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में। हेलो, कितनी बार बोला ऐसे बुलाने का नहीं? तेरी शर्म आती तुम्हें अपना ऑफिसर कहते हुए? तुम्हारे जैसे चंद लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। कौन है वो लोग जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर, मुझे नहीं मालूम कि ये रेप और मर्डर किसने किए। मैं तो कुछ पैसे के लिए बस इन्हें इंफॉर्मेशन देता था, बस यही कि हमारी नाकाबंदी कहाँ लगने वाली है। मैम, आप बहुत लकी हैं क्योंकि इस साल हम सिर्फ 2 और ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और हर्बल भी। आप चाहें तो 1 वीक का फ्री ट्रायल ले सकती हैं। मैम, आप बहुत सुंदर हैं। कविता तो पैसे वाली नहीं थी। सर, हमारे बॉस को कविता बहुत पसंद थी, वो उसे पाना चाहते थे, लेकिन सर वो कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि औरतों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ब खुद उनके पास आती। अलीबाग में हम लोग 1.5 साल पहले शिफ्ट हुए। दरअसल नासिक में मामला ज्यादा गर्म हो गया था, इसलिए यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस कुछ मजबूर औरतों का सेक्स रैकेट चला रहे हैं। क्या नाम है तेरे बॉस का? सर, देख कविता, पुजारी जी यहाँ नए हैं, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि इनके पास तेरी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर है। तो कितनी बार मंदिर आता, मैंने तुझे कितनी बार कहा, कभी मिल तो ले। मैं आपकी समस्या समझता हूँ। आपको अपने घर पे एक विशेष पूजा करनी है और फिर उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। मेरी बीवी आई थी क्या इधर, कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। कोई समस्या? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते। पंडित जी, मैं अपने पति के व्यवहार के लिए आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। यदि ये पूजा आपके घर पर नहीं हो सकती तो मेरे पास एक पवित्र स्थान है जहां ये पूजा की जा सकती है। 14 तारीख की रात, जो कि एक शुभ मुहूर्त है, तब ये पूजा की जा सकती है। जी पंडित जी, मैं आऊंगी। उस वक्त मेरे पति और
मेरा बेटा सो रहे होंगे, मैं जरूर आऊंगी। और आपकी दक्षिणा? जो आपकी खुशी हो, लेकिन अधिक प्राप्ति के लिए आपको एक बलिदान देना होगा। एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में कुछ मोल रखती हो, उसे आपको 11 रुपए के लिए बेचना होगा। जी। कविता तू? और डॉक्टर समीर को? उसे तो मारना ही था। वो सांगली मेरे गांव से था। उसने मुझे मंदिर में पहचान लिया था। अरे विजय जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पेड़ के नीचे अगर पैसे डाल दो तो दुगने हो जाते हैं। बस आपको 6 महीने के लिए इस पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। ऐसा ही पढ़ा है मैंने। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। मैंने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मजबूरी आदमी को महात्मा नहीं बनाती है, बल्कि मजबूरी आदमी को बेवकूफ़ ज़रूर बनाती है। लालच और मजबूरी एक बहुत ही घातक कॉकटेल है। इस ढोंगी बाबा जैसे चंद लोगों की वजह से समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा से अच्छा काम करने वाले लोगों को भी अपराधियों की नजर से देखने लगते हैं लोग, जो कि गलत है। हमारी मजबूरी कभी हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर ही लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा के हमें और मजबूर कर सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हमारा विश्वास भी जीवन की तरह अनमोल है। जैसे हम अपना जीवन हर किसी के हवाले नहीं कर देते, वैसे ही अपना विश्वास भी हमें किसी पर बस यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। सोच समझ कर इंसान पर विश्वास करें। एक गलत इंसान पे विश्वास, जिसकी बहुत बड़ी और बुरी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्लीज सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।